युग अपने हाथ पर बने निशान को देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, अब ये क्या हो रहा है? युग के हाथ पर जो पांचों निशान बने हुए थे वो पूरी तरह लाल पड़ गए थे। उन निशानों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही देर में युग के शरीर के अंदर का खून उन निशानों से होते हुए बाहर आने लग जाएगा। उन निशानों में खून उभर कर दिखने लग गया था। वो पांचों निशान हल्के से कुछ फूल गए थे। युग फिर खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, ये इन निशानों को क्या हो गया? ये इतने लाल कैसे हो गए? ऐसा होते हुए तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। युग अपने हाथों को नजरअंदाज करते हुए फिर से अपने कदम कुएं के चबूतरे की तरफ बढ़ाने लग जाता है। जब इस बार वो अपना कदम चबूतरे पर रखता है तो उसे फिर से वही दर्द महसूस होने लग जाता है जो पहले हो रहा था। उसे अपने पूरे शरीर में एक अजीब सी जलन महसूस होने लग जाती है। एक ऐसी जलन जिसमें उसे ऐसा लग रहा था जैसे अगर वो एक पल भी चबूतरे पर रुका तो उसके शरीर के अंदर का सारा खून नसें फाड़कर बाहर निकलने लग जाएगा। युग तुरंत चबूतरे से नीचे उतर जाता है। इस बार जब चबूतरे से नीचे उतरकर युग अपने हाथों के निशान की तरफ नजरें करता है तो देखता है कि उसके हाथों पर जो निशान बने हुए थे सिर्फ वही लाल नहीं हुए थे, बल्कि पूरा का पूरा हाथ लाल हो चुका था, जैसे उसे किसी चीज का रिएक्शन हो गया हो। चबूतरे से नीचे उतरते ही उसे दर्द का एहसास कम होने लग जाता है और वो समझ जाता है कि उसे ये जो कुछ भी हो रहा था वो कुएं के पास जाने के बाद हो रहा था। अपने हाथ का ये हाल देखकर वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि एक पल के लिए उसके दिमाग से ये बात निकल ही जाती है कि उसे बहुत जोरों की प्यास लगी थी और वो पानी पीने के लिए कुएं के पास आया था। युग अपने लाल हाथ को देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, आखिर ये हो क्या रहा है? मैं कुएं के पास क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? कुएं के पास जाते ही मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? युग हिम्मत करके एक बार फिर कुएं के पास जाने की कोशिश करता है, पर उसके साथ फिर वही होता है जो पहले हुआ था। उसका हाथ और भी ज्यादा लाल हो जाता है। युग परेशान होते हुए खुद से कहता है, फिर वही दर्द का एहसास। आखिर इस कुएं में ऐसा क्या है जो मैं इस कुएं के पास नहीं जा पा रहा हूँ? युग इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपनी आंखें बड़ी करके खुद से कहता है, कुएं के अंदर कुछ नहीं है, शायद मेरे ही अंदर कुछ है। मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ कि वो काला साया भी कुएं के पास नहीं जा पाता था और अब मैं भी नहीं जा पा रहा हूँ। हम दोनों में बस एक बात कॉमन है और वो ये कि अगर वो भक्षानर का अंश है तो मैं भक्षानर का वंश। हम दोनों ही भक्षानर से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। कहीं इसी वजह से तो मैं कुएं के पास नहीं जा पा रहा हूँ। युग इस बारे में और सोचते हुए खुद से कहता है, पर मैं भक्षानर का वंश भी हुआ तो क्या हुआ? पहले तो मैं इस कुएं के पास चले जाया करता था और यहीं पर तो मैं कई बार यामिनी से मिला था, पर फिर अब मैं क्यों कुएं के पास नहीं जा पा रहा हूँ? युग अपना दिमाग दौड़ाने लग जाता है। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो फिर हड़बड़ाहट के साथ खुद से बोल पड़ता है, पहले मैं शिकार भी तो नहीं करता था और अब तो मेरी इच्छा के बिना ही कब मैं किसी का शिकार कर दूं मुझे खुद नहीं पता। युग कुछ घबराते हुए कहता है, कहीं इन्हीं सब वजहों से तो मैं कुएं के पास नहीं जा पा रहा हूँ? कहीं सच में तो मैं भक्षानर नहीं बन रहा हूँ? युग ना में अपना सिर हिलाते हुए खुद से कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कभी उस भक्षानर की तरह नहीं बन सकता हूँ। मैं उसका वंशज भले ही हूँ पर उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं उससे अलग हूँ। युग ने अभी इतना सोचा ही था कि तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो फिर अगले ही पल बोल पड़ता है, पर अष्टमी की रात भी तो बिना किसी मतलब के मैंने उस मछुआरे का शिकार कर दिया था और जब मैंने उसे मार दिया उसके बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था, वरना जब मैं उसे मार रहा था तब तो मुझे कुछ होश ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। युग परेशान होते हुए कहता है, कहीं मेरी काली शक्तियां खुद मुझ पर हावी तो नहीं हो रही हैं? उसी के कारण तो ये सब नहीं हो रहा। पहले अष्टमी की रात अपने आप उस मछुआरे का शिकार करना और फिर अब उसके बाद मैं कुएं के पास नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक उस तरह जिस तरह वो काला साया नहीं जा पाता था। अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं सच में धीरे धीरे भक्षानर बन रहा हूँ। युग कुछ घबराते हुए कहता है, अगर मैं भक्षानर बन गया तो यामिनी को जिस बात का डर सता रहा है वो बात सच हो जाएगी। अगर यामिनी ने अपना ताज कामेश्वरी जी को देने का फैसला कर लिया हो तो ताज लेने के बाद कामेश्वरी जी मुझे सच में मार देगी, क्योंकि वो भक्षानर वंश का पूरी तरह अंत चाहती है और अब तो मैं सिर्फ भक्षानर का वंश का हिस्सा नहीं हूँ बल्कि उसकी तरह बनने लगा हूँ। मुझे भी ऐसा लगने लगा है जैसे मैं अपने ऊपर से अपना आपा खोते जा रहा हूँ। मैं कब क्या कर दूं मुझे खुद नहीं पता। युग और ज्यादा परेशान होते हुए कहता है, मुझे लगा था हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं, पर यहाँ तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक एक करके सब चीजें बिगड़ते जा रही हैं। कहीं चीजें इतनी ज्यादा ना बिगड़ जाएं कि फिर उसको सुधारना मुमकिन ही ना हो।
वक्त एक ऐसी चीज है जो इतनी तेजी के साथ गुजरता है कि कुछ पता ही नहीं चलता है, और यामिनी को भी उस वक्त का पता नहीं चल रहा था। कहने को तो वो सुबह से अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी, पर सुबह से कब शाम हो गई थी उसे पता ही नहीं चला था। वो इस वक्त भी बिस्तर पर बैठी हुई थी और कहीं खोई हुई लग रही थी। यामिनी अभी तक कोई भी फैसला नहीं ले पाई थी कि उसे क्या करना है, कामेश्वरी यक्षिणी से मिलने जाना है या नहीं। यामिनी ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर वो कामेश्वरी यक्षिणी से मिलने के लिए जाएगी तो कामेश्वरी यक्षिणी उससे ताज जरूर मांगेगी, और अगर इस बार कामेश्वरी यक्षिणी ने उससे ताज मांगा तो हो सकता है कामेश्वरी यक्षिणी यामिनी को एक ऐसे जाल में फंसाए कि यामिनी उसको मना ही नहीं कर पाए। और अगर यामिनी ने ताज दे दिया तो कामेश्वरी यक्षिणी युग को नहीं छोड़ने वाली थी, क्योंकि कामेश्वरी यक्षिणी की नजरों में युग न यामिनी का प्रेमी था न कोई इंसान था, सिर्फ और सिर्फ वो एक भक्षानर का वंशज था। पर अगर उसने ताज नहीं दिया तो भक्षानर अपनी काली शक्तियों से सब कुछ खत्म कर देगा। ये सब सोचने के कारण ही यामिनी अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाई थी। उसे ऐसा लग रहा था उसके एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। यामिनी परेशान होते हुए खुद से कहती है, मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ना ही मैं युग बाबू को खो सकती हूँ, ना ही मैं इस संसार को उस भक्षानर के हाथों खत्म होते हुए देख सकती हूँ। हे भोलेनाथ, आप हर बार मुझे ऐसे मुश्किल मोड़ पर लाकर क्यों खड़ा कर देते हो, जिसमें मुझे हर हाल में कुछ न कुछ खोना ही पड़ता है। यामिनी नम लहजे के साथ कहती है, अगर मैंने ये ताज माँ को दे दिया तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि माँ युग बाबू को मार कर ही रहेगी, पर अगर मैंने ये ताज माँ को नहीं दिया तो वो भक्षानर सबको मार देगा, सबको मुर्दा बनाकर अपनी सेना में शामिल कर लेगा। यही सब सोचते हुए यामिनी एकदम से चुप हो जाती है। कमरे के अंदर एकदम से खामोशी छा जाती है। यामिनी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किसे चुने, अपने प्रेमी को या संसार को। वो ये भी जानती थी कि उसे जल्द से जल्द कोई ना कोई फैसला लेना था। वो अब और देर नहीं कर सकती थी। उसकी जरा सी देरी से हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते थे। यामिनी एकदम गहरी सोच में डूब जाती है। यामिनी सोच ही रही थी कि वो क्या करे, तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो फैसला लेते हुए खुद से बड़बड़ाती है, हाँ, मुझे यही करना पड़ेगा, तभी युग बाबू जिंदा बच पाएंगे। मैं भी देखती हूँ कि ताज पाने के बाद भी माँ कैसे युग बाबू को मारती है। मैं उन्हें युग बाबू को कभी मारने नहीं दूंगी। इतना कहकर यामिनी बेड पर से उठती है और कमरे से बाहर निकलने लग जाती है। कमरे से बाहर निकलकर यामिनी सीधे हॉल में पहुंचती है। हॉल में ही युग सोफे के ऊपर बैठा हुआ था। युग भी परेशान लग रहा था और उसकी परेशानी की वजह थी वो हादसा जो दोपहर में उसके साथ कुएं के पास हुआ था। उस हादसे के बारे में सोचते सोचते वो इतना तो समझ गया था कि उसके अंदर की काली शक्तियां उस पर हावी होने लग गई थी। वो उन पर से अपना नियंत्रण खोते जा रहा था। तभी उसने अष्टमी की रात बिना किसी वजह से उस मछुआरे को मार दिया था और अब वो खुद कुएं के पास नहीं जा पा रहा था भक्षानिर की तरह। युग का हाथ जो दोपहर में लाल पड़ गया था अब वो पहले की तरह नॉर्मल दिखने लग गया था, जिस कारण उसे देखकर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि दोपहर में उसके साथ कुछ हुआ था। यामिनी धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाती है और युग के पास जाकर खड़ी हो जाती है। युग अपनी ही सोच में खोया रहता है, जिस कारण उसे पता ही नहीं चलता है कि कब यामिनी उसके पास आकर खड़ी हो गई थी। वो तो अभी भी अपनी ही सोच में खोया हुआ था। यामिनी युग से कहती है, युग बाबू, युग बाबू। युग कुछ जवाब नहीं देता है, वो अभी भी उसी बारे में सोचते रहता है। यामिनी युग के कंधे को पकड़कर उसे हिलाते हुए कहती है, युग बाबू, युग बाबू। हलचल होने से युग अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाता है। युग यामिनी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहता है, यामिनी, तुम कब आई? यामिनी कहती है, मैं तो कब से यहाँ पर आकर खड़ी हूँ युग बाबू, और आपको आवाज लगा रही हूँ पर आप हो कि सुन ही नहीं रहे हो। कहाँ पर खोए हुए हैं आप? युग अपनी परेशानी को छुपाने की कोशिश करते हुए कहता है, कहीं भी तो नहीं यामिनी, मैं तो बस ऐसे ही बैठा हुआ था। यामिनी युग के हाव भाव को देखते हुए कहती है, ऐसे ही बैठे हुए तो नहीं थे आप युग बाबू, आप कुछ न कुछ तो जरूर सोच रहे थे। युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं यामिनी, मैं कुछ नहीं सोच रहा था। यामिनी तुरंत पलटकर कहती है, फिर झूठ युग बाबू, आपको पता है ना आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हैं, फिर क्यों ये बार बार झूठ बोलने की कोशिश करते हैं आप? युग परेशान होते हुए मन में सोचता है, अब मैं यामिनी को कैसे बताऊं कि मैं किस बारे में सोच रहा था। अगर मैंने उस कुएं वाले हादसे के बारे में बता दिया तो ये और भी ज्यादा परेशान हो जाएगी। युग सोचते हुए कहता है, नहीं, मैं यामिनी को इस बारे में कुछ नहीं बता सकता, इसे कुछ ना बताना ही बेहतर होगा।
यामिनी फिर युग से बोल पड़ती है। अरे, आप फिर कुछ सोचने लग गए युग बाबू। कौन सी ऐसी बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है कि आप बार बार अपने ख्यालों की दुनिया में खो रहे हैं, जिसके बारे में सोचते हुए आपके इतने पसीने छूट रहे हैं। युग सोच ही रहा था कि वो यामिनी के सवालों का क्या जवाब दे। उससे पहले ही यामिनी खुद ही बोल पड़ती है। मुझे पता है युग बाबू, आप किस बारे में सोच रहे हैं। ये बात सुनकर युग और भी ज्यादा घबरा जाता है। उसके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें आने लग जाती हैं। युग मन में सोचने लग जाता है, कहीं यामिनी को पता तो नहीं चल गया कि मैं अष्टमी की रात बंगला मुड़ा घाट पर जब गया था तो मैंने वहां पर शिकार किया था, या फिर उस कुएं वाले हादसे के बारे में पता चल गया। युग ये सब सोच ही रहा था कि तभी यामिनी खुद ही बोल पड़ती है। युग बाबू, आप मेरे फैसले को लेकर परेशान है ना? आप अब तक यही सोच रहे हैं ना कि मैं क्या फैसला लूंगी? जब युग यामिनी के मुंह से ये बात सुनता है तब जाकर उसके मन को शांति मिलती है। युग फुर्ती के साथ हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ यामिनी, मैं इसी बारे में सोच रहा था। तुमने बिल्कुल सही कहा। यामिनी युग के पास बैठती है और उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ते हुए बड़े प्यार से कहती है, तो अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है युग बाबू, मैंने फैसला ले लिया है। युग बड़ी उत्सुकता के साथ यामिनी को एकटक देखते हुए उससे पूछता है, तो फिर तुम्हारा क्या फैसला है यामिनी? तुमने क्या करने का सोचा है? क्या तुम मेरे साथ कामेश्वरी जी से मिलने के लिए चलोगी? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।